मेरा इतना दिल दुखा है ना, उनके पेरेंट्स को मैंने इतना रोते हुए देखा अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में। तो जब ये सब बेतुकी घिनौनी बॉडी शेमिंग और ये जब वीडियोस ये बना रहे थे बददिमाग लोग, कितने घिनौने घिसे पिटे और नीच और गिरे हुए लोग हो यार। मैं क्या, मेरी फैमिली ही बैठ के बददुआएं देती है आपको। जब से बिग बॉस खत्म हुआ है हर वीडियो में मेरा नाम लिया जा रहा है। आपको लगता है मैं छोड़ूंगी आपको? वो हॉस्पिटल में बेचारे बीमार भी थे, मैंने जाके एक अच्छी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे। मूवीज ऐसी होती है कि वो 4 दिन की चांदनी नहीं होती। कुछ बड़ा काम करना होता है ना तो बड़ा वक्त भी लगता है। अभी मूवीज ही मेरे हाथ लग रही है, पता नहीं कैसे। मैंने 3 साल तक बालाजी टेलीफिल्म्स में ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे भाग्य लक्ष्मी जैसा शो मिला। जब से मैं निकल गई हूँ मुझे नहीं लगता है उसका हाल अच्छा है। मैं ना होती और वहां जो रेगुलर कास्टिंग थी वो होते तो मुझे नहीं लगता वो शो इतना अच्छा जाता। डेंटिस्ट्री जब मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी तब भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। आज भी लोगों में मेरी बेटी डॉक्टर है ये पहले बोलते हैं, डैड एक्टर है वो बाद में बोलते हैं। आज हमारे साथ हैं बोटी बोटी गर्ल और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाली बेबिका धुर्वे। तो सबसे पहले बेबिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। Thank you so much for having me, and I've been back from Dubai. It's been 10-15 days that I'm back, और बहुत excited हूँ मैं कि काफी कुछ चल रहा है and things are falling in place here in Dubai with another career of mine here in Mumbai. तो काफी हसल चल रहा है and that is where I've directed myself now. आपका जो सॉन्ग था बोटी बोटी, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अब नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आपका आने वाला है? सुनने में आया था आपकी फिल्म आने वाली है पूजा भट्ट के बैनर में। तो कैसा चल रहा है? क्या क्या कुछ बात आगे बढ़ी है आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर? वेल यस ऑफ कोर्स, मेरा एक गाना आया था, वी शॉट इट इन दुबई, बट जो अगला गाना होगा उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड वी आर प्लानिंग टू शूट इट इन इंडिया। एंड रही बात तो वो उस मूवी की, वो ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम ना भी बताना चाहती थी मैं, फिर भी वो बाहर लीक होके उसका प्रचार हो चुका है। तो इट्स समथिंग आई कांट हेल्प। और अब मैं ऐसे सोचू अब हो ही गया है तो और प्रचार हो ही जाने दो, ताकि लोग ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि उनको जाना ही हाँ। होगा वो मूवी देखने। तो I've learned this from Anis sir, Anis Bazmi sir. I mean, when he's doing Bhool Bhulaiya or when he's doing any of his movie, वो ऑडियंस को ट्यून्ड रखते हैं अपने अकाउंट से या मीडिया से कि भाई ये हो रहा है, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, इट्स गोइंग ऑन फ्लोर, इट्स गोइंग टू रिलीज सो एंड सो। तो और कुछ कुछ प्रोडक्शन होम्स होते हैं या सिनेमा मेकर्स होते हैं जो नहीं बताते हैं ऑडियंस को और वो सडन बम फोड़ते हैं। राइट। बट अब बाहर आ गया है तो आने दो और प्रचार होने दो और लोगों को अवेयर होने दो और लोगों को ये भी समझना होगा कि उनको जाना ही होगा मेरी मूवी जब आए। तो थिंग इज कि स्क्रिप्टिंग खत्म हो चुकी है, इट विल गेट ऑन फ्लोर दिस ईयर probably when I don't know, because you know how the movie business works, राइट। things take time। तो मूवीज ऐसी होती है कि वो 4 दिन की चांदनी नहीं होती कि 4 दिन का फेम मिला उसके बाद लोग ध्यान देना छोड़ दें। तो और ऐसा होता है कि कुछ बड़ा काम करना होता है ना तो बड़ा वक्त भी लगता है। हाँ। राइट। तो इस साल तो शूट हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, एंड आई एम आजकल प्रेपिंग फॉर दैट। ओटीटी का भी जमाना है, तो कोई वेब सीरीज भी आपके हाथ लगी हो? क्योंकि वेब सीरीज का काफी क्रेज होता है आजकल। वेल अभी फिलहाल तो किसी वेब सीरीज के बारे में डिस्कशन नहीं है, अभी मूवीज ही मेरे हाथ लग रही है, पता नहीं कैसे। तो अच्छी बात है, इंसान को थिएटर तक पहुंचने का मौका मिले तो बड़ी बात है। रीजनल मूवीज के भी कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, वो जी। सदर्न हो मराठी हो। तो होपफुली समथिंग विल फॉल इन प्लेस, एंड आई कांट डिस्क्लोज मच अबाउट देम येट, but I'll definitely go out there and inform you guys. So along with Bollywood, there's a lot of regional cinema which is looking up for me, and hopefully ये थिएटर में आने के बाद ओटीटी पे आ ही जाती हैं। तो it's just the same thing now। दुबई से आने के बाद पूजा भट्ट के साथ आपकी मुलाकात हुई? क्या कुछ बात हुई? कैसी रही आपकी मुलाकात? अब तक देखिए, मैं जब से आई हूँ मैम इज सुपर बिजी इन हर सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई, एंड आई होप यू गाइस आर वाचिंग इट बिकॉज आई वॉच्ड इट थरली। और जब जब मैम आए हैं मैं तो ग्लूड और ट्यून्ड हो गई, मतलब आई एम मेस्मराइज्ड बाय हर वर्क, द अमाउंट ऑफ इमोशन शी हैज डिपिक्टेड एंड कन्वेड इन द सीरीज, एंड शी इज प्लेइंग दैट बॉस लेडी प्रिंसिपल और हैंडलिंग रिबेलियस kids like she handled me in the house। तो the history is repeating in her series also, poor thing। आई फील बैड फॉर कि यार ऐसे जिद्दी बच्चों से उनको क्यों उलझना पड़ता है। तो बट
बहुत बहुत प्यारा काम है उनका. आई होप यू ऑल विल वॉच इट. बिग गर्ल्स डोंट क्राई, वॉच इट ऑन Amazon Prime. And she is busy promoting it. She's busy into a lot of things, but we are spending Holi together. I'll make sure I will spend Holi with her only, because even I can't live without her for too long. बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, आपने एक रियलिटी शो कर लिया है, तो कोई डांस रियलिटी शो करने का आपका मन है? क्योंकि काफी अच्छे डांस मूव्स आप करती हैं, जो बिग बॉस में सब लोगों ने देखा है, झलक दिखला जाए, बहुत सारे रियलिटी शो है। मेरी इच्छा तो बहुत है, मैं जरूर करना चाहूंगी. मुझे मुझे ऑफर आए तो डेफिनेटली. लेकिन द थिंग इज कि अभी मैं चाहूंगी कि मैं खतरों करूं, क्योंकि वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. हाँ डांस रियलिटी शोज देखिए, आपको हफ्ते भर एक कोरियोग्राफर ट्रेन करता है, आप परफॉर्म करते हो. वो वैसा हो जाता है जैसे स्कूल कॉलेज में हम स्टेज पे नाचते थे. मैं हाँ। ये नहीं कह रही हूँ कि उस शो का लेवल छोटा है, बहुत बड़ा शो है वो. और ऐसे उमदा डांसर्स देखे हैं मैंने उस शो पे. पर ऑफ कोर्स इट मोल्ड्स यू इन विद योर डांसिंग स्किल्स एज वेल. बट मेरे लिए खतरों एक ज्यादा इंटरेस्टिंग शो है, क्योंकि यार वो जो आपको मोल्ड करता है ना, वो कहीं नहीं हो सकता है. आप एक अलग इंसान बन के निकलते हो उस शो से. तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है. तो लेट्स सी इफ एनी ऑफर कम्स. ऑफ कोर्स यस, आई वुड बैक इट. बेबी का आप एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, अच्छे प्रोफेशन में है, लेकिन सब यही जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रुक कर दिया, क्योंकि काफी अच्छा आपका प्रोफेशन है। जी देखिए, मैं ना बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं उसके बारे में वोकल नहीं थी. मैं कभी अपने कलीग्स, फैमिली के सामने ये बताती नहीं थी कि दैट आई वांट टू बी एन एक्टर, बिकॉज आई वाज प्रीटी मच criticized a lot, underestimated a lot. I was looked down upon. तो जब आपको आसपास नेगेटिविटी दिखती है ना, आप दिल खोल के बात करने का आपका मन नहीं करता. फिर आपका मन करता है कि आप बोलो कम, आप कर दिखाओ ज्यादा. तो ये मेरा ऐसा एक पैशन था जिसे मैंने बहुत सीक्रेटिवली अपने दिल में रखा. तो अपनी पढ़ाई लिखाई और काम पूरा किया, और फिर जब मौका मिला, तब ऊपर वाले का हाथ आया मेरे सर पे, और वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, विच वाज बिग बॉस, एंड दैट थिंग्स हैपेंड. आपने टीवी सीरियल में भी काम किया है, तो जब आप इंडस्ट्री में आई थी तो कितनी सारी मुश्किलें आई थी। बोलते हैं ना कि जब बाहर का आउटसाइडर कोई आता है तो जल्दी उसे, कहते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो आपके सामने कितनी सारी मुश्किलें आई थी? देखिए, टीवी में आने के लिए मुझे कम से कम 3 साल लगे. मैंने 3 साल तक बालाजी टेलीफिल्म्स में ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे भाग्य लक्ष्मी जैसा शो मिला, जो कि बाय गॉड्स ग्रेस बहुत टीवी पे आते ही सुपरहिट हो गया. और अभी पता नहीं उसका हाल क्या है जब से मैं निकली हूँ, क्योंकि जब से मैं निकल गई हूँ मुझे नहीं लगता है उसका हाल अच्छा है. क्योंकि मैंने पहले जैसे स्टैटिस्टिक्स नहीं सुने उस शो के बारे में. तो मैं जहां जाती हूँ वहां पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस, सक्सेस होती ही है, ये मैंने देखा है. तो बिग बॉस, तो बिग बॉस हाँ. ने भी काफी धमाल कमाल मचाई थी, वो सीजन ही हिट हो गया। हिट हो गया. आई टेल यू, अगर मैं ना होती और वहां जो रेगुलर कास्टिंग थी वो होते, तो मुझे नहीं लगता वो शो इतना अच्छा जाता. आई टेल यू ऑनेस्टली, आई वॉज द बिगेस्ट मसाला ऑफ द शो. एंड पूजा मैम की वजह से बहुत ही नीश और बॉलीवुड की क्राउड ने भी वो शो देखा है. आई मीन हाँ। बॉलीवुड के बड़े से बड़े दिग्गजों ने वो शो देखा है. आपको क्या लगता है बॉलीवुड वाले लोग बिग बॉस देखेंगे? नहीं देखते हैं यार. बट बिकॉज ऑफ पूजा मैम, दैट शो अट्रैक्टेड अ वेरी नीश एंड क्लासी क्राउड, बिग शॉट क्राउड. तो उनका कंट्रीब्यूशन और मेरा, मुझे लगता है हम दोनों ना काफी काफी स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इस सीजन के, टू मेक इट अ हिट. बाकी तो सोशल मीडिया वाले देखिए, जहां जाते हैं उनकी ऑडियंस जाके उनको देखने ही लग जाती है. देयर इज नो बिगी इन इट. और रही उनकी बात, तो आज भी उनकी बॉन्डिंग को इतना गंदी तरह से क्वेश्चन किया जाता है, उनकी दोस्ती को उंगली की जाती है कि यार ये सच्चे दोस्त है ही नहीं. तो बट हमारी दोस्ती और हमारी बॉन्डिंग को दुनिया में कभी कोई उंगली नहीं कर पाएगा. इट्स समथिंग सो प्योर एंड नेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग. सो मुझे लगता है कि जब टीवी इंडस्ट्री में, जब बिग बॉस तो चलिए बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पहले ऑडिशन में हो गया. जून में शुरू हो रहा था, जून की फर्स्ट वीक में कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर लिया था. मैं एंड मोमेंट फिलर थी उस शो में. बट मेरे पहले ऑडिशन में मुझे पिक कर लिया बिकॉज ऑफ माई रियल पर्सनैलिटी. बट टीवी शो होता है ना, वहां आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं होती, आपको कोई और किरदार डिपिक्ट करना होता है. तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो इसके चांसेस कम होते हैं. तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिया था बालाजी टेलीविजन से, और बिसाइड्स बालाजी आई गेव नो ऑडिशंस एनीवेयर. तो मुझे ना वो जो कहते हैं ना, स्कैम से नहीं गुजरना था. बहुत सारा होता है ना इंडस्ट्री में, हाँ आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, कास्टिंग के नाम पे बहुत परेशान करते हैं. कभी कोई
फेंकता है, कभी कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है। मुझे वो दरिंदगी से गुजरना ही नहीं था, तो मैंने सिर्फ उनको अप्रोच किया जिनको मैं अच्छे से जानती थी, या जहां मुझे सेफ और सिक्योर महसूस हो। पर ऐसा नहीं है कि मुझे इंस्टेंटली कुछ मिला। मैंने बहुत बालाजी में बहुत स्ट्रगल किया था टू गेट अ स्मॉल कैरेक्टर विच वाज ऑफ सिस्टर ऑफ द हीरो। तो 2 साल मैंने किया, बट सेट पे थोड़ी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती थी। कुछ मतलब को वर्कर्स भी अनहेल्दी बिहेवियर दिखाते थे, या फिर उससे ज्यादा मेजर रीजन ये था कि मुझे लीड करना था, और 2 साल हो गए और मुझे लीड नहीं मिल रहा था। तो मैं बोल रही थी कि यार मैं वक्त अपना जाया कर रही हूँ, और इंस्टेंटली मैं निकली, और मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल लाइसेंस टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री था। तो मैं निकल गई दुबई, और दुबई में मैं अपना जॉब हंट करते करते अच्छी जॉब मिली, एंड साइमल्टेनियसली बिग बॉस हो गया। ओके। तो बहुत बहुत मुश्किल भरा सफर नहीं रहा आपका? रहा ना, 3 साल स्ट्रगल किया पहला ब्रेक लेने के लिए, बट बिग बॉस का मेरा बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी ही उनको एक बार में इतनी पसंद आ गई। वो शो पर्सनालिटीज का है। पर्सनालिटी, तो हाँ। हाँ, और जो मेकर्स है शो के, जो आपका ऑडिशन लेते हैं, मेरे करीबन 5 से 6 राउंड ऑफ ऑडिशन हुए, उसमें से 25 से 30 लोगों की तो मैंने फेस रीडिंग की है। हम्म। तो जो मेकर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग कौन कितने पानी में है। राइट। तो उनको मैं बड़ी अच्छी लगी इंस्टेंटली, एंड दे जस्ट वांटेड मी एट एनी कॉस्ट। तो आपको अगर एक जगह वैल्यू ना मिले, दूसरी जगह मिल जाएगी, ये चीज मैंने जिंदगी में सीखी है। तो टीवी पे आना कुछ लोगों के लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं था। बिग बॉस में आना पता नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस, जैसे आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी। तो आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया था आपको? डेंटिस्ट का जो प्रोफेशन से फिर आपको एंटरटेनमेंट में आना, तो आपको सपोर्ट मिला था फैमिली की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स है। इनफैक्ट डेंटिस्ट्री जब मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, तब भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। उनका ऐसा था कि बाकी बहनों ने तुम्हारे 10वीं 12वीं कर लिया, तुम भी 12वीं तक पढ़ाई करो, अच्छे घर घर आने में शादी करो और खत्म करो, ये सब क्या है, क्योंकि ये सब था ही नहीं मेरे घर पे। बहुत ऑर्थोडॉक्स है मेरे पेरेंट्स। मेरी सारी सिस्टर्स की शादी 18, 22, 21 की उम्र में हुई, एंड दे ऑल आर सेटल्ड विद देयर किड्स एंड फैमिली, एंड दे ऑल आर मैरिड। तो ये कस्टम और ये सिस्टम है मेरे घर पे। बट आई वॉज द ओनली ग्लास सीलिंग ब्रेकिंग रेबेल। मैं बहुत रिबेलियस थी। मुझे दुनियादारी के हिसाब से नहीं चलना था। मेरा हिसाब अलग है, जो मैं खुद बनाती हूँ और मैं खुद चलती हूँ। तो बहुत मुश्किल रहा है पेरेंट्स को कन्विंस करना टू लेट मी एजुकेट माई सेल्फ। आप सोचिए, एजुकेशन इंसान का सबसे बेसिक राइट है, वो भी मुझे मेरे पेरेंट्स देने से मुकर रहे थे कि शादी तो हो जानी है एक दिन, इतना पढ़ के क्या करोगे। ये माइंडसेट था उनका। बट जैसे ही मैं डॉक्टर बनी, सबसे ज्यादा प्राउड मेरे पेरेंट्स को फील हुआ। आज भी लोगों में मेरी बेटी डॉक्टर है ये पहले बोलते हैं, डैड एक्टर है वो बाद में बोलते हैं। पहला इंट्रोडक्शन डॉक्टर है मेरी, डॉक्टर है। उनका वो जो नाज होता है ना, उनको आंखों में एक चमक होती है, दिल में एक खुशी, वो दिखता है। तो पहला स्ट्रगल मेरा वहां से शुरू हुआ टू टर्न अ डॉक्टर। आई मीन कुछ बच्चों की किस्मत में ऐसा होता है, उनके माँ बाप पुश करते हैं, जा पढ़ाई लिखाई कर, डॉक्टर इंजीनियर बन। मेरी किस्मत में ऐसा था, मैं अपने पेरेंट्स को पुश कर रही थी, मुझे डॉक्टर बना दीजिए, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई है। तो दैट इज हाउ द जर्नी बिगन। वो डिफिकल्ट टास्क था, फिर टीवी पे आने के लिए कन्विंस करना। और उसमें ये हो रहा था कि मेरी सिस्टर्स भी मेरे अगेंस्ट थी, कुछ कुछ सिस्टर्स। तो वो आके घर में मेरे डैड को भड़काती थी कि हमें नहीं अलाउ किया, ना पढ़ाई लिखाई के लिए इतना अलाउ किया, टीवी पे आने के लिए आप इसको अलाउ कर रहे हो, घर का पूरा रूल्स रेगुलेशन सब ब्रेक हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सोचिए, मेरी कुछ सिस्टर्स ने आकर ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया था। मैं रिश्तेदारों की या ऑडियंस की क्या बात बात करूं। क्या बात है, तो हाँ। एग्जैक्टली जब आपके घर में ही आपको सपोर्ट ना मिले, तो उसमें से गुजरते हुए किसी तरह आई हैड टू मेक अ प्लेस, आई हैड टू मेक माई ओन मार्क। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट। आप दुनिया से लड़ लो ना, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप घर वालों से कैसे लड़ोगे टू गेट योर ड्रीम्स फुलफिल्ड। बट बाय गॉड्स ग्रेस a lot has changed. My father has changed, he has grown in his head, and बड़े से बड़े लोग जिनसे वो मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी ऐसा मत करो अपनी बेटी के साथ यार, काबिल बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है, आपको कैसे ये बच्ची हो गई, मैं सोच रही हूँ। तो सब लोग उनको ऐसे बोलते हैं। तो इवन सलमान सर वॉज मेकिंग फन ऑफ डैड ऑन द फिनाले ऑफ बिग बॉस की, अरे पंडित जी को ये बेटी कैसे पैदा हो गई। तो बहुत, तो सब लोग काफी पुश करते हैं, पीपल आर वेरी एनकरेजिंग। तो मुझे घर से ज्यादा आउटसाइड सपोर्ट ज्यादा मिलता है।
बट मेरा घर भी मोल्ड हो रहा है, मेरे पेरेंट्स मोल्ड हो चुके हैं। अब है एक अब सपोर्ट, है। बट उनके मन में डर है मेरी बेटी कहीं डेंटिस्ट्री छोड़ ना दे इस चक्कर में। अच्छा। तो वो डर है ना उनका, वो वहां मैं उनको निराश नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं डेंटिस्ट्री और एक्टिंग और एंटरटेनमेंट दोनों को बैलेंस आउट करके चलती हूँ, भले उसमें स्ट्रगल है। एक चीज करने के लिए दूसरी हाथ से निकल जाती है। थिंग्स आर नॉट इजी मैम। तो आपको फिर रिबूट करना पड़ता है। होता है स्ट्रगल, बट ठीक है, अब आपने ऐसी लाइफ चुनी है तो झेलो। तो शादी वादी को लेकर कुछ प्रेशर बना रहे हैं आपके घर वाले? वो तो तब से बना रहे थे जब से मैं पैदा हुई। बट अब उनको मुझ पर से थोड़ी ना ये प्रेशर डालने की जो बात है ना वो कम हो गई है। अब मेरे छोटे भाई को पकड़ लिया उन्होंने, तो मैं थोड़ी बच गई हूँ। और मेरा छोटा भाई कंप्लेन करता रहता है, अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो, ये है ना, ये बची है, इसको बोलो इसको बोलो। तो मैं पता नहीं थोड़ी बच गई हूँ व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। एंड मेरे डैड को पता है अभी तेरी शादी तू खुद ही कर पाएगी, तेरे काबिल ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अब तू खुद ही अपने लिए कोई काबिल ढूंढ, क्योंकि वो जो नॉर्मल कम्युनिटी में शादी किया जाता था ना, मतलब मेरी सिस्टर्स की हुई, तेरे काबिल ही नहीं ढूंढ पा रहे हम लोग, बिकॉज यू डन सो मच विथ योर लाइफ। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड समवन हुज एज गुड एज यू, और हुज डूइंग एज, और हुज एज मल्टी टैलेंटेड एज यू। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो तुम्हारा डिसीजन है अब तुम ही लो, और तुम ही देख लो, दिस इज हाउ दे हैव टर्न्ड। लेकिन बेबिका ने अपने ड्रीम बॉय के लिए कुछ तो सोचा होगा, ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आपके सराउंडिंग जितने लोग होंगे, आपके फैंस हो, फ्रेंड्स होंगे, तो किस तरह का लड़का आप ढूंढ रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर में? देखिए मैं ना अपने घर में जो मेन है, द मेन इन माय फैमिली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। They're very well raised. My father is an outstanding personality, very well raised by my grandma. My brother is a very well raised boy. He's not a boy, he's a man. He's a proper man. He's so chivalrous, he's so sophisticated, he's so family oriented, he's so responsible, he's well educated. एजुकेशन से मेरा मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं है, दुनियादारी का एक एजुकेशन दुनियादारी। होता है ना, वो मेरे भाई को है। और इतना एम्पैथेटिक और फैमिली ओरिएंटेड है, मेरे माँ बाप की इतनी वो उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार है। तो मेरे घर के अंदर मैंने इतने अच्छे लड़के देखे हैं, उस वजह से मेरी होप रहती है कि यार देयर आर गुड मैन इन दिस वर्ल्ड। बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ दे आर रेज्ड, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ये चीज मैंने देखी। आप उनको अच्छे से अच्छे माहौल में रखो, अच्छे से अच्छा शिक्षण दो, अच्छे से अच्छा पैसा लाके दो, या फिर जो भी लाइफस्टाइल दो, लेकिन अगर उनकी मम्मा पापा ने उनको सही ढंग से नहीं रेस किया है तो वहां प्रॉब्लम आती है। सो दे आर वेरी वेल रेस्ड मैन। तो आई वुड वांट एनीबडी हु इज लाइक माय फादर एंड माय ब्रदर। बेबिका, आप बहुत बेबाक बोलती हैं, आपका दिल साफ है, जो रहता है आप बोल देती हैं, लेकिन कुछ लोग, कोई आपकी बात रास नहीं आती, तो आपको काफी जी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है, तो किस तरह से आप डील करती हैं इन सारी चीजों को? लोग घर का भी कुछ प्रेशर रहता होगा कि भले ये प्रोफेशन छोड़ दे, ऐसा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरी सिस्टर स्पेशली, मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, शी इज 45 year old एंड शी इज फिजिकली स्पेशली एबल्ड। तो वो बचपन से ही पैदाइशी स्पेशली एबल्ड है फिजिकली, और उनको एस्थमा है। तो जब ये सब बेतुकी घिनौनी बॉडी शेमिंग और ये जब वीडियोस ये बना रहे थे बददिमाग लोग, इनको अक्ल नहीं है कि मेरी फैमिली देख रही है, मेरी मॉम देख रही है, मेरी बहन देख रही है। मेरी बहन सीवियर एस्थमा से हॉस्पिटलाइज थी आईसीयू में, तभी उसने अब स्क्रोल किया अपना फोन और ये सब देखा। उसे कैसा महसूस हुआ होगा? शी इज ऑलरेडी इन अ स्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ, और उसमें आप सब ये सब चीजें करके मेरी फैमिली को बॉदर कर रहे हो। मतलब कितने घिनौने, घिसे पिटे और नीच और गिरे हुए लोग हो यार। आप मुझ तक आओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपको इग्नोर कर सकती हूँ, आपका रेलेवेंस मेरे लिए जीरो है। लेकिन मेरी फैमिली को आप इतना भी बॉदर करोगे ना, मुझे घृणा है आपसे, और मेरी बद्दुआ है आपको। मैं क्या, मेरी फैमिली बैठ के बद्दुआएं देती है आपको। तो आप किस हद तक गिरोगे यार? ऐसे नीच और गिरे हुए काम करने के लिए आपकी खुद की फैमिली आपको कैसे अलाउ करती है? तो मुझे लिटरली जब ये सब वीडियोस आ रहे थे, आई वाज इग्नोरिंग, आई वाज लाइक, आई वाज नॉट इवन वाचिंग। बट घर आई और मेरी मम्मा ने कहा और मेरी सिस्टर ने कहा कि हमने देखा, और हमने बोला यार कि क्यों हाथ धो के हमारी बच्ची के पीछे पड़े हैं। जब से बिग बॉस खत्म हुआ है, हर वीडियो में मेरा नाम लिया जा रहा है, हर वीडियो में मुझे कंटिन्यूस बॉडी शेम किया जा रहा है ताकि उनको व्यूज आए। मतलब आप व्यूज और पैसों के इतने भूखे हो, इतना लालच है आपके मन में कि आप एक इंसान को टारगेट, और औरतों को ही टारगेट करते हो। आप में इतनी मर्दानगी नहीं है कि किसी मर्द से जाके लड़ो।
और आपके पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं आपको ये सब करने के लिए? आइंदा अगर इनकी किसी भी नीच हरकत की वजह से मेरी सिस्टर बॉदर हुई स्पेशली, तो आई मेक श्योर दैट पर्सन इज डेड। मेरी इतनी सनक चुकी है, आई स्वेयर टू गॉड। आई एम सो पिस्ड, यू हैव नो आइडिया। एनीथिंग दैट बॉदर, उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तुम्हारी किसी घिनौनी हरकत की वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ेगी, तो कौन जिम्मेवार होगा? राइट। आपको लगता है मैं छोड़ूंगी आपको? मैं छोड़ूंगी आपको? तो ये जो घिनौनी हरकतें है, स्पेशली इनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कीप योर किड्स इन अ लिमिट। माना कि पैसे कमाने के लिए आपने खुले सांड छोड़ रखे हैं सोशल मीडिया पे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक जाओ। मेरे नाम पे क्यों रोटियां तोड़ रहे हो अपने घर में? कुछ बेहतर काम करवाओ अपने बच्चों से। माना उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो उस ऑडियंस को एक सही ढंग से कहते हैं ना, फॉर्म्युलेट करो और सही ढंग से उनको मार्गदर्शन दिलवाओ। रोस्टिंग करके, लोगों को बेइज्जत करके या बॉडी शेमिंग इज अ इलीगल टास्क। सोशल मीडिया पे कोई बॉडी शेम करे तो मैं केस ठोक सकती हूँ। आप जानती है ना ये इलीगल है। हाँ। आई कैन अब ओपनली मैं केस ठोक सकती हूँ, ये फिर इंसान ये जेल जाएगा। अगर इस इंसान ने मुझे और प्रोवोक किया तो ही डेफिनेटली फॉल इन सम लीगल इम्प्लीकेशंस। उसके बावजूद आपको ये सब करना है तो कीजिए। यू आर डिसाइडिंग योर ओन फेथ। एनीथिंग दैट बॉदर्स माई फैमिली, I'll take extreme actions. You cannot bother me because I am a rock solid chick. You cannot bother me, but it should not go to my family. तो वहां मेरा सर ज्यादा खराब हुआ है। उससे पहले मैं रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। आई वॉज गिविंग जीरो रिएक्शंस। तोड़ो मेरे नाम की रोटियां, घर में तोड़नी है। अब बेतुके लोग हो, इसके अलावा कुछ आता नहीं है तुम लोगों को, क्या ही बोल सकते हैं। बेरोजगारों को, बेरोजगारों की अन्नदाता बन गई हूं मैं। मेरे नाम से रोटियां तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आप तो जो रहता है खुलेआम बोल देती है, बेड़े से इंटरव्यू में आप बोल देती है, कहीं आप रुकती नहीं है। लेकिन जो लोग आपको ट्रोल करते हैं पीठ पीछे, एक तरह से इनडायरेक्टली वो लोग आपको निशाना बनाते हैं, समझे ना आप, एक एग्जैक्टली। इनडायरेक्टली उनकी मतलब हिम्मत नहीं है कि सामने आके कुछ बोले, बिल्कुल भी हिम्मत निकाल नहीं देके है। बोले। और उनको पता है कि अगर वो हिम्मत भी करेंगे तो मेरे लिए कोई ना कोई बोल पड़ता है, भले ही मेरी फैन बेस नहीं है। वो क्यों फायदा उठाते हैं? उनको लगता है अरे इसके कोई फैंस ही नहीं है, ये तो नहीं है, ये इंडस्ट्री में नहीं है, इसके लिए कौन बोलेगा? बट आई एम सॉरी, देयर वाज अ सोशल मीडिया ग्रुप कॉल्ड एज रैंडम सेना हु स्टूड अप फॉर मी। और मुझे पता भी नहीं था ये एक सोशल है। बट एक भाई जैसे अपनी बहन के लिए स्टैंड लेता है, वैसे उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम, आई एम सो मच इन ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। जब मेरे लिए कोई इतना भी करता है ना, आई नेवर फॉरगेट दैट। आई विल ऑलवेज हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर देम एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय देम। तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान उसका होता है। भगवान है। भगवान कहीं ना कहीं से हेल्प छोड़ देता है। और इस सोशल मीडिया ग्रुप ने, रैंडम सेना ने जो बजाई है इनकी, जो बजाई है मैडम, मैं खुद नहीं बजा पाती इनकी इतने अच्छे से। आई स्वेयर, मैं खुद नहीं डील कर पाती इन लोगों से जितना अच्छे से उन्होंने डील किया है, जो सुनाया है इनको। आप जाके देखिएगा, उनका एक वॉइस रिकॉर्ड है ट्विटर पे, उन्होंने ग्रुप कॉल किया है। प्लीज डू पोस्टेड ऑन योर प्रोफाइल ऑल्सो कि हाउ somebody just rose up for me, उठकर उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया when I was not even asking for it. तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, सो आई डोंट बॉदर। उनको और करना है वो करेंगे, और बहुत लोग हैं मेरे लिए स्टैंड ले लेंगे। बिकॉज लोग हैं जो समझते हैं कि एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़े रहने वाले नामर्द होते हैं यार। ये मर्दानगी नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है जो आपके पीछे ही, आपको ही हमेशा ये लोग टारगेट करते हैं? इनकी जो फैंस फॉलोइंग है, जो इनके फैन पेज होते हैं, सिर्फ बेबिका को ही टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, द थिंग इज कि जब शो खत्म हुआ था, मैंने बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जाके उनके, वो हॉस्पिटल में बेचारे बीमार भी थे, मैंने जाके एक अच्छी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे। आई रियली केयर्ड। बट उसके बाद मैंने देखा कि उस इंसिडेंट के बाद भी कंटिन्यूअसली मुझे और बॉडी शेम किया जा रहा है अपने वीडियोस में। हर वीडियो में कुछ ना कुछ किया जा रहा है, हर वीडियो में। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि भाई तुम साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड हो क्या? ये एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर थोड़ी है कि एक बात लेके बैठ गए और पागलों की तरह वही चीज किए जा रहे हो हर चीज में। दिस इज नॉट नॉर्मल। तुम ट्रॉमेटाइज्ड हो, प्लीज गेट सम थेरेपी। दिस इज ट्रॉमा ऑन यू। तो मैं इतनी इरिटेट हो गई, फिर मैंने इंटरव्यूज में बोलना शुरू कर दिया कि कुछ लोगों के फैन बेसेस टॉक्सिक है, हाथ धो के पीछे पड़े हैं, कंटिन्यूस बॉडी शेम कर रहे हैं। अब मैंने इंटरव्यू में उनकी पोल खोल दी, इस बात पे मुझे और हेट करने लगे।
कि ऐसे कैसे बोल दिया हमारे बारे में। भाई तुम हरकतें वैसी कर रहे हो, इंसान बोलेगा ना तंग आके। और अभी फिर हो रहा है, फिर कोई रोस्ट वीडियो बनाया। आई वाज नॉट गिविंग एनी अटेंशन। देन व्हेन आई हर्ड इट फ्रॉम माय सिस्टर कि वो हॉस्पिटल में थी एंड शी वाज गोइंग थ्रू अ हेल्थ इशू, और उस वक्त उसने ये सब देखा और वो सडनली उसको एक कहते हैं ना, एक स्ट्रेस आया यार, उसका बीपी एलिवेट हुआ। मेरा खून खौला कि मेरी बहन कैसे अफेक्ट हुई, और मेरी बहन तक कैसे चला गया ये सब, और क्यों मेरी बहन को मतलब स्ट्रेस दिया जा रहा है। तुम इनडायरेक्टली दूसरों की फैमिली को स्ट्रेस दे रहे हो यार, गिरे हुए लोग हो। एंड इट्स ऑल गोना कम बैक एज कर्मा। आई बिलीव कि देखिए, मैं माफ कर सकती हूँ, ऊपर वाला माफ कर सकता है, कर्मा माफ नहीं करता। कर्मा कभी माफ नहीं करता। और मेरे कर्मा अच्छे हो रहे हैं क्योंकि मैं इनडायरेक्टली आपकी अन्नदाता, मैं आपके घर की ब्रेड विनर बन रही हूँ। जब तक मेरा नाम वीडियो में नहीं लेते तब तक तुम्हारे व्यूज नहीं आते, तुम्हारे घर पे पैसे नहीं आते बॉस। तो इनडायरेक्टली मेरा कर्मा अच्छा हो रहा है ना, मैं किसी के घर में पैसा ला रही हूँ और रोटी तुड़वा रही हूँ, खाना अन्न दे रही हूँ ना उनको। तो कर्मा तो मेरा अच्छा हो रहा है, बिगड़ तुम्हारा रहा है। तो तुम देखो तुम्हारा आगे क्या होने वाला है। आपने जिस तरह से कहा कि जब तक हम पे बात रहती हम संभाल लेते, लेकिन जब फैमिली पे बात आती है तो हम बर्दाश्त। तो एलविश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने 2 जन को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उनके माँ बहन के ऊपर उन्होंने कुछ कहा था। हम्म। इस पर क्या आपका, क्या उन्होंने सही किया था उस वक्त? देखिए, मैं कहूंगी हिंसा कोई सही माध्यम नहीं है किसी सिचुएशन से डील करने का, क्योंकि मुझ तक भी बहुत कुछ हुआ है। और अगर मेरी फैमिली किसी चीज से अफेक्ट हो रही है, मैं उनके घर में घुस के उनको मार नहीं रही हूँ। बिग हम्म। बॉस के घर में भी मैं इतना कुछ हो रहा था, जैड का मामला हो, एल्विश का मामला हो, या वो अभिषेक का हो, या वो मनीषा का हो, मैंने जाके किसी पे हाथ नहीं उठाया। तो हिंसा बिल्कुल सही माध्यम नहीं था। एल्विश बस एविडेंस लेके पुलिस में रिपोर्ट कर देता और पुलिस एक्शंस ले लेती तो बेहतर होता। बट मैं ये हिंसा प्रमोट मैं नहीं करती। बट हाँ, अगर अपने घर वालों तक जाएगा इंसान बौखलाएगा यार, खून खौलेगा उसका। वो सब मत कीजिए। मेरी बद्दुआ इतनी अच्छी से ना लगे, मेरे घर वालों की बहुत गंदी लगेगी। हम पंडित लोग हैं यार, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं। हम ऊपर वाले के बहुत करीब होते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू गॉड, एंड यू आर मेसिंग अप विद द रॉन्ग फैमिली। तो वी डोंट कर्स पीपल, गॉड कर्सेस पीपल फॉर बॉदरिंग अस। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो मैं यही कहूंगी कि आप परिवारों तक मत जाइए, किसी के, आप किसी के खानदान तक मत जाइए, आप उनके माँ बाप को बॉदर मत कीजिए। एंड आई रिसेंटली सॉ दीज इंटरव्यूज वेयर हिज पेरेंट्स आर क्राइंग देयर हार्ट आउट। इट्स वेरी सैड टू लुक एट। मेरा इतना दिल दुखा है ना, उनके पेरेंट्स को मैंने इतना रोते हुए देखा अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में। इतना दिल दुखता है ना यार, मतलब माँ बाप तक और उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए यार, जो भी हो हमारे मैटर है। चलो एल्विश किसी सिचुएशन में फंसा पड़ा है, वो आप उस तक रखिए। उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेके उनको कन्फ्रंट करके क्वेश्चन कर रहे हो यार, उनको क्या पता यार, इनोसेंट लोग हैं एंड हिज फैमिली इज वेरी इनोसेंट, वेरी वेरी इनोसेंट। आई स्टिल रिमेम्बर बिग बॉस में जब उसके पापा आए थे और वो एल्विश का मैटर हुआ था, उसने पीठ पीछे गालियां दी थी। उसके पापा ने हाथ जोड़ के बोला, बेटा दिल में कुछ गिला शिकवा मत रखना, भूल जाना। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। और वो उस वक्त मैंने उसके डैड को देखा था ना, मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई, इतना प्यार बढ़ गया कि यार कितने इनोसेंट बीइंग्स है यार। ही इज रेज्ड बाय अ गुड फैमिली, ही इज रेज्ड बाय वंडरफुल पेरेंट्स। आई स्टिल रिमेम्बर फिनाले पे सलमान सर ने कहा था, किसने किया होगा बेबिका को वोट, तो नोबडी रेज देयर हैंड, बट एल्विश की मम्मा, शी सेड, सर मैंने वोट किया। अब उनकी जगह कोई और लेडी होती यार, इस बच्ची की वजह से मेरे बेटे को डांट पड़ी थी शो में, मैं क्यों इसको वोट करूं, ऐसे सोच सकते थे। बट शी सपोर्टेड मी एंड शी वोटेड फॉर मी। चलो वोटिंग वोटिंग छोड़ो, बट शी गॉट अ वेरी प्योर हार्ट यार, वेरी इनोसेंट प्योर हार्टेड रेगुलर पीपल लाइक माय पेरेंट्स। वो नॉर्मल घराने होते हैं ना, अच्छे घराने, जो हाँ। अपने बच्चों का बेस्ट चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, वो वैसी फैमिली है। तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, उन तक तकलीफें आ रही है। आई जस्ट प्रे ये वक्त जल्द से जल्द निकल जाए और ही गेट्स बैक होम सेफली एंड थिंग्स गो फाइन विद हिज फैमिली। आई कांट सी हिज पेरेंट्स क्राइंग। किस तरह से आप सपोर्ट कर रही हैं एलविश यादव को, क्योंकि जिस तरह से वो इस दिन काफी मुश्किल में उनका गुजर रहा है ये टाइम, किस तरह से आप सपोर्ट करें? क्या उन्हें फंसाया जा रहा है या सच में उन्होंने कुछ ऐसा किया है? देखिए, ये सब पे मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं शो के बाद से उससे एक बार भी मिली नहीं हूँ और मुझे नहीं पता उसकी पर्सनल लाइफ क्या है। तो दिस इज समथिंग आई कांट, बट आई कांट सी हिज पेरेंट्स क्राइंग, आई कांट सी ऑल दिस स्ट्रेस गोइंग टू हिज फैमिली।
whatever he is going through, let him deal through it, but उसके परिवार तक मत जाइए. That's all I would say. I would love to contact his parents and speak to them as well. बेबिका, आपने बहुत अच्छी बात की। जो आपके दिल में रहता है आप बिना डरे बोल जाती हैं। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए प्लीज आपका सपोर्ट और प्यार मुझे दीजिए। ये मेरी जिंदगी का पहला वेंचर है और मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। मैं अपने आप को मोल्ड कर रही हूँ, मैं काफी मेहनत कर रही हूँ और मैं अपना बेस्ट दिखना भी चाहती हूँ, बेस्ट करना भी चाहती हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज आपका प्यार दे दीजिएगा मुझे। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एल्विश के पेरेंट्स के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखिए और मीडिया नीड्स टू बी लेस harsh on them, spare them, let them be, and please pray कि सब कुछ ठीक हो जाए उसकी फैमिली में और उसकी लाइफ में। एंड फॉर यू गाइज आई ऑलवेज प्रे कि आप सब जिंदगी में बहुत आगे जाएं, पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, उसको प्रायोरिटी रखिए। ये सोशल मीडिया का धकौसला 4 दिन का है, 4 दिन बाद फुस। पढ़ाई लिखाई इज परमानेंट। तो आई होप आप सब जिंदगी में बहुत आगे जाएं एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, गॉड ब्लेस यू एंड यस, Happy International Astrology Day. Today is International 20th March 2024। तो आप सबको, सारे भी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड और कम्युनिटी से जो भी लोग हैं, उन सबको ढेर सारा धन्यवाद। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है और आप सबका कंट्रीब्यूशन इतना मैसिव और इतना प्रोडक्टिव रहा है। थैंक यू सो मच।